नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा में 23 दिन के अंदर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 11 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन औसतन 15 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। धामों में मौसम की चुनौतियों के बाद भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं थम रहे। चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हुआ था। 22 अप्रैल को केदारनाथ, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। यात्रा शुरू होते ही इस बार धामों में श्रद्धालुओं को खराब मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से धामों में काफ़ी ठंड है। इसके बावजूद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में 4.50 लाख से अधिक, बद्रीनाथ धाम में 2.70 लाख, गंगोत्री में 1.65 लाख, यमुनोत्री में 1.69 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा यात्रा पंजीकरण की संख्या 32.75 लाख पहुंच चुकी है। वहीं मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में देश भर से पहुंचे स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग दल के दुधली वन अधिकार विवाद को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। टीम ने कहा कि ग्राम सभा और सामुदायिक वन अधिकारियों के मामलों में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। 8 सदस्यीय टीम ने 8 और 9 मई को दुधली गांव, देहरादून और मसूरी क्षेत्र का दौरा कर ग्राम सभा सदस्यों, वन अधिकार समिति और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। टीम का कहना है कि दुधली ग्राम सभा की तरफ से जुलाई 2025 में सामुदायिक वन अधिकारों के दावे किए गए थे, लेकिन कानून में निर्धारित समय सीमा के बावजूद अब तक उन पर निर्णय नहीं लिया गया। हमने जो देखा या समझा वो है कि उन्होंने वनाधिकार अधिनियम 2006 और उसका जो रूल्स है 2008 और संशोधित अमेंडमेंट रूल जो आए 2012 के तहत किया है। उन्होंने क्योंकि दुधली म्युनिसिपैलिटी में आता है और सरकार के कानून और बाद के नियम भी बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी एरिया में भी ये कानून लागू होता है। तो म्युनिसिपैलिटी के तहत ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई थी। जसवीर कौर ने उस बैठक की चेयरपर्सन थी और उन्होंने उनकी अध्यक्षता से हुई थी। उस बैठक में ग्राम सभा के तहत वन अधिकार समिति बनाया जाता है। वो कानूनन है, वो कानून वही कहता है कि वन अधिकार समिति बनेगा। वन अधिकार समिति बनाने के बाद वन अधिकार समिति के तहत लोगों ने पूरा एरिया को मैप किया। पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में पूरा लिखित में लिखा गया है, दिया गया है विस्तार से। उसके तहत उन्होंने पूरा क्लेम भरा है। और क्योंकि ये अन्य परंपरागत समुदाय गैर आदिवासी है, उसके लिए प्रावधान है। तो सारे तथ्य भी हमने देखा, उनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य भी दिए हैं कि 75 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, वो लोग हैं, उसका पूरा हर तरह का तथ्य दिया है। और उसका जो प्रोसेस होता है जमा करने के बाद सरकार की तरफ से एक टीम आके उसकी निरीक्षण करने के लिए आती है। वो भी आई है, लेकिन ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा जाता है उसमें। वो लोग भी आए हैं, देखे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो चले गए लिख के। वो भी लिखा गया है उनके मिनट्स में। एक इंडिपेंडेंट कमेटी के हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स से बात की। हम प्रशासन के भी कुछ लोगों से मिले और जो अफेक्टेड ग्राम सभा के लोग हैं उनसे भी मिले। और हमारा बेसिक रिकमेंडेशन है कि जो दावा किया गया है ग्राम सभा के द्वारा, उस पर जल्द से जल्द फैसला FRA जो कानून है उसके दायरे में किया जाना चाहिए। हमने जो देखा। वहीं रुड़की के लक्सर क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में हर किसी को झंझोर कर रख दिया। सोनाली नदी पुल पर तेज रफ्तार वेन्यू कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वेन्यू कार रुड़की की ओर जा रही थी। जैसे ही कार सोनाली नदी पुल पर पहुंची, अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पुल पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए रुड़की अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हालदार ने अपने निजी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गदरपुर विधानसभा में अपनी दावेदारी महिला प्रत्याशी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश कर डाली। पत्रकारों के पूछने पर ममता हालदार ने बताया कि गदरपुर विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जनता की मूलभूत सुविधाओं के
पूर्ति करने में डबल इंजन की सरकार नाकाम रही और गदरपुर दिनेशपुर के हॉस्पिटलों की दशा दयनीय बनी हुई है। करीब 1.5 लाख वोटरों वाली विधानसभा क्षेत्र में मात्र 2 सरकारी अस्पताल हैं जिनमें कोई विशेष सुविधा भी नहीं है। दोनों अस्पतालों में ना एक्सरे मशीन है और ना ही अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं। गरीब जनता को अल्ट्रासाउंड एक्सरे के लिए या तो प्राइवेट हॉस्पिटल करना पड़ता है या 18 किलोमीटर रुद्रपुर जैसे जिला अस्पताल दौड़ना पड़ता है। साथ ही कहा कि कई गाँव सड़क, पानी, बिजली की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं सबसे पहले यही काम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए करूंगी। देखिए, आज मैंने प्रेस वार्ता सभी ये आप प्रेस वाले हमारे भाई लोग जो आप आए हो, सबको बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। ये आज प्रेस मैंने इसलिए बुलाया है कि दावेदारी करने के लिए कहिए या जनता के द्वारा जो हमसे आग्रह किया जा रहा है कि आप दावेदारी पेश करिए, तो इसलिए मैंने आज प्रेस बुलाया है। अपनी जो दावेदारी है विधानसभा में, उसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। और पीछे मैं 3 बार से दावेदारी कर रही हूँ और 2003 से मैं ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। उसके बाद कोई पद नहीं बचा है जिसमें मैंने इतने 27 सालों में मैंने नहीं किया हो। हर पद में रह के मैंने काम किया है और जिसको भी कैंडिडेट पार्टी बनाए हैं उनको मैंने तन मन धन से लड़ाया भी है। और इस बार पिछली बार भी मेरी दावेदारी थी, लेकिन महाजन जी को मिला था। ये हाईकमान का डिसीजन होता है, उन्होंने जिसको भी देते हैं उसको लड़ाया जाता है पार्टी के संगठन द्वारा। तो महाजन जी को मिले थे, मैंने लड़ाया उनको। और उससे पहले राजेंद्र पाटू जी को मिले थे, उनको भी मैंने लड़ाया। दावेदारी उस टाइम भी मेरी थी, पिछली बार भी थी और इस बार भी मेरी दावेदारी है। जो हमारी जो 3 पीढ़ी है कांग्रेस में है, ससुराल मायका सब यहीं पे है दिनेशपुर में, और ये हमेशा से हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। तो इस बार जो है मैं अपनी दावेदारी आप लोगों के माध्यम से करना चाह रही हूँ और जनता के आग्रह पे ही कर रही हूँ। जनता चाह रही है कि मैं इस बार अपनी पुख्ता दावेदारी करूँ और मुझे टिकट मिले। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो लोग मुझसे कह रहे हैं, इसलिए दावेदारी कर रही हूँ। देखिए, आज वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के खिलाफ बड़ा चेकिंग अभियान चलाते हुए कई बसों पर कार्रवाई की। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल बसों को रोककर गहन जांच की। इस दौरान बच्चों को स्कूल ले जा रही बसों के दस्तावेज, फिटनेस परमिट, फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। चेकिंग अभियान के दौरान कई स्कूल बसों में अनियमितताएं पाए जाने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ बसों का चालान किया, जबकि कई वाहनों को सीज भी कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। परिवहन विभाग के अधिकारी मुकुल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे उत्तराखंड में स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है कि संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो स्कूल बस जिनके परमिट नहीं है, टैक्स नहीं है और जिसमें फायर इक्विपमेंट नहीं है और जो रोड सेफ्टी के मानक को पूरे नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन का अभियान था, 13 और 14 तारीख का, जिसमें अभी तक हमने 20 बसों का चालान कर दिया है और 2 गाड़ियों को बंद कर चुके हैं हम। क्या अनियमितताएं पाई जा रही है? अनियमितताएं इसके अंदर इनकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं है और जो फायर हैं, और फायर के अलावा CCTV कैमरा है, BLTD है, इसमें डिवाइस है और इमरजेंसी किट होती है बच्चों की, जो फर्स्ट एड किट होती है वो भी नहीं है। बहुत सारी अनियमितताएं मिली हैं बसों में। इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और लगातार चलाया जाता रहेगा। दिनेशपुर क्षेत्र में बहुत सारी बसें सही भी मिली हैं, किंतु जो बसें गलत मिली हैं उनको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। लगातार तो इनका प्रयास किया जा रहा है कि ओवरलोड सवारी न, ओवरलोड अगर बच्चे पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। गाड़ी बंद करने की, गाड़ी सीज करने की और चालान की कार्रवाई की जाती है। और बिना DL में जो ड्राइवर बिना DL के चल रहा है और जिसकी वर्दी नहीं पहनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खबर आ रही है, जहां साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने सीधे कानून के रक्षकों को ही मौत के घाट उतारने की कोशिश की है। जी हां, दिनेशपुर इलाके में जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। मामला दिनेशपुर क्षेत्र का है, जहां साइबर क्राइम के तार हरियाणा से जुड़े पाए गए थे। जब हरियाणा पुलिस की साइबर टीम और स्थानीय पुलिस उधम सिंह नगर के एक संदिग्ध घर में दबिश देने पहुंची तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अपराधी इस कदर बेखौफ होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस को देखते ही शातिर साइबर ठगों ने भागने की कोशिश की। जब हरियाणा पुलिस के एक दारोगा ने उन्हें रोकने का साहस दिखाया तो बेरहम अपराधियों ने गाड़ी रोकने के बजाय दारोगा को बोनट पर घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। दारोगा गाड़ी पर लटके रहे और अपनी जान की गुहार लगाते रहे, लेकिन अपराधी नहीं रुके और उन्हें चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये घटना हुई थी जिसमें जिला आशिकी साइबर थाना पुलिस की एक टीम यहाँ पर दबिश देने के लिए आई हुई थी और उनके द्वारा सादे वस्त्रों में और बिना लोकल पुलिस की मदद लिए ही अपराधी का घर, क्योंकि उन्होंने पहले चिन्हित कर रखा था, तो वहाँ पर वो पहुँच गए थे और अपराधी को पकड़ने के प्रयास में थे। इसी दौरान अपराधी के घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ थी और उसने मौके पर दोस्तों को भी बुला लिया और उसमें से एक गाड़ी में एक गाड़ी में बैठ के वो भागने की फिराक में था। इसी वक्त जो हरियाणा पुलिस के सहायक निरीक्षक है परलीन यादव, वो गाड़ी के सामने आ गए थे, इस वजह से उनको टक्कर भी लगी है तथा कुछ दूरी तक वो घसीटते हुए चले गए। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस तरीके के एलिमेंट्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जनपद में कुल 800 म्यूल अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिनको वेरीफाई किए जाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और 100 से भी अधिक म्यूल अकाउंट्स ऐसे जिसमें लगातार फ्रिक्वेंटली जो है साइबर क्राइम का जो पैसा है या साइबर फ्रॉड का पैसा है वो आने की सूचनाएं हैं। इसमें से 20 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमे भी पंजीकृत किए हैं और इस तरीके के अपराध जो साइबर फ्रॉड करके या फिर गतिविधियाँ साइबर फ्रॉड में गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ जनपद पुलिस भी काफ़ी सख्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में 12 मई यानी कि आज बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज दौर की बारिश के साथ बिजली, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज चमक के साथ मौसम खराब रहने के आसार हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 17 मई तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है।